हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी दौर से ही एक बात जाहिर कर दी थी कि आने वाले समय में हर एक मामले में अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाएगी। अब जब ये चुनाव जीत गए तो उसके बाद इन्होंने जाहिर कर दिया कि भाई देखो, हम अपनाएंगे अमेरिका फर्स्ट की नीति और कोई दूसरा देश या कोई संगठन अगर अमेरिका के हितों में उसे सहयोग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, तो प्रतिबंधों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप इन प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अमेरिका को सहयोग करें। अब ये सभी बातें जब सामने आई तो इससे पूरी दुनिया में एक अलग ही माहौल बन गया, क्योंकि सभी को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता थी। अब हम लोग देखते हैं कि अब अर्थव्यवस्था की चिंता के तहत जो मामला है वो भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों के बावजूद भारत को अछूता नहीं छोड़ता, क्योंकि जहां बात की गई थी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत दुनिया के तमाम देशों पर सैंक्शंस लगाने की, वहां भारत के लिए भी सैंक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं और कह दिया गया है कि भारत के ऊपर अमेरिका 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा है। अब ऐसी स्थिति में रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब यह है कि अमेरिका के जिस जिस उत्पाद पर भारत जिस प्रकार के टैरिफ्स लगाएगा, सेम उसी प्रकार के टैरिफ्स अमेरिका भी भारत के उत्पादों के लिए लागू करेगा। अब इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या है इससे जुड़ी हुई चीजें, आइए अच्छे से थोड़ा जान समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। तो न्यूज का कहना है रेसिप्रोकल टैरिफ्स टू हैव लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंडिया ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। तो भाई अलग अलग एजेंसीज तो फिलहाल ये कह रही हैं कि अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, आइए सभी चीजों को समझते हैं। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है एक फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जिसका नाम है S&P ग्लोबल। अब इसने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए यह बताया कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP ग्रोथ 6.7% की रहने वाली है। हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। तो 2 खास बातें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पर जाहिर कर दी गई है। इसके साथ ही इस रेटिंग एजेंसी ने हमें यह भी बताया कि भारत का अमेरिका के प्रति कम एक्सपोजर, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट का अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कम संपर्क है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं भारत के उत्पादों के लिए, उन सभी मामलों में हम देखते हैं कि उन टैरिफ का असर बहुत ही कम होने वाला है और भारत की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी। अब हमें समझ में आ गया कि GDP ग्रोथ का मामला क्या कहा गया। चलिए, एशिया पैसिफिक वाले एरिया में भी भारत सबसे अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। अब ग्रोइंग इकोनॉमी बने होने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि टैरिफ्स को लेकर के कहा जा रहा है कि कम असर होगा। अब ये जो कम असर का मामला, इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, जरा इनको भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है व्यापार भारित औसत टैरिफ की। तो भारत की व्यापार भारित औसत टैरिफ की दरें दुनिया में सबसे अधिक है। मतलब ये समझ लीजिए कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अधिक संरक्षणवादी नीति अपनाता है। जब कभी हम लोग दूसरे देश के उत्पादों के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो समझ लीजिए कि भाई हम अपने उत्पादों के लिए और अपने देश की कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा संरक्षणवादी नीति को अपना रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं या जो अच्छे देश हैं, उन देशों की स्थिति ये है कि उनके पास हमारे से अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही सस्ते में अच्छे उत्पाद बना लेते हैं। अब जब उनके अच्छे उत्पाद सस्ती कीमतों पर भारतीय बाजारों में प्रवेश करेंगे तो लोग उन्हीं को खरीदना पसंद करेंगे। हालांकि हम लोग देखते हैं कि भारत के लोगों को अल्टीमेटली मतलब सिर्फ इस बात से होता है कि हमारा काम निकलना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खास तौर पे ब्रांडिंग, कंपनी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सभी चीज़ों पे फोकस करते हैं। वरना सबको होता है कि ठीक है, जो काम ये 1000 वाली चीज़ करेगी वही काम अगर ये 100 वाली चीज़ कर रही है तो हम चाहेंगे कि 100 वाली चीज़ ले लें, क्योंकि 900 तो बच रहे हैं, फिर उसको हम कहीं और भी तो लगा सकते हैं ना। ये सब चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ती हैं। तो अब इसी सभी मामले के तहत हम देखते हैं कि संरक्षणवादी नीति हमारी सरकार ने अपनाई हुई है और व्यापार के मामले में बड़े टैरिफ लगाए हुए हैं आयातित वस्तुओं के ऊपर, जिससे दूसरे देशों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी जो कंपनीज होती है, उन लोगों की जो डिमांड होती है भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वो घट जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई दुनिया में सबसे अधिक जो टैरिफ की दरें वो भारत लगाता है। अगर तुलना करें अमेरिकी टैरिफ की दरों की और भारत के टैरिफ की दरों की, तो पता चलता है कि 2023-24 के अंदर ये बात हमें बताई जा रही है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बातें बताई जा रही हैं कि 2023-24 में अमेरिका के अंदर जहां टैरिफ की दरें 2.2% की थी, वहीं भारत में ये 12% की थी। तो मामला जो है वो थोड़ा सा
बहुत अलग देखने को मिल रहा है हम लोग का ना, कहाँ 12%, कहाँ 2.2%, तो चीज़ों में अंतर तो बहुत है। अब अलग अलग एजेंसी ये क्यों बोल रही हैं कि भाई भारत के ऊपर टैरिफ लगा तो रहे हो पर भारत को इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बहुत खास प्रभाव नहीं आएगा, ना ही परेशान होगा भारत। तो उसके पीछे की कहानी क्या है समझते हैं ज़रा। तो कंपनियां यहाँ पर ये बता रही हैं हमें कि देखिए, अधिकांश भारतीय कंपनियों की आय को ये खास तौर पे धीमा कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। हो सकता है कि जो भारत की कंपनियां अमेरिका से जुड़ी हुई हैं उनका थोड़ा सा जो इनकम वाला मामला है हल्का सा लो हो जाए, पर इससे ज़्यादा और कुछ देखने को यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा ऑपरेटिंग स्तर पर सुधार और साथ साथ वित्तीय क्षमता में वृद्धि करने के कारण उनके ऊपर अमेरिका के टैरिफ का कम प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक और स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते वर्षों में भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने ऑपरेटिंग स्तर पर काफी ज्यादा सुधार कर लिया है और वित्तीय क्षमता में काफी ज्यादा उनकी वृद्धि भी हो गई है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि कंपनियों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, कंज्यूमर खर्च में बढ़ोतरी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और ये अमेरिका के टैरिफ के विरुद्ध खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। भारतीय कंपनियां मजबूत वृद्धि और क्रेडिट क्वालिटी के कारण सुरक्षित अवस्था में फिलहाल बनी हुई हैं। इसके अलावा अधिकांश कंपनियां बढ़ती हुई लिक्विडिटी के कारण ऑनशोर फंडिंग हासिल करने पर अब ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जिससे कि वो टैरिफ की तुलना में बच जाएंगी। इसके अलावा ये भी खास बात यहाँ सामने आई है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो पूरी तरह से बचा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं वो वस्तुओं के लिए लगाए। अब वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाए वो तो लगाए, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं कि कई चीज़ें जो है हमारी बची हुई हैं, जैसे कि कंपनियों ने अपने ऑपरेटिंग स्तर पर सुधार कर लिया, वित्तीय क्षमता में वृद्धि कर ली, जिससे कि चीज़ें उनकी अच्छी हो गई। वहीं साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, कंज्यूमर खर्च में बढ़ोतरी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनियों को लाभ हो जाएगा। मजबूत वृद्धि और क्रेडिट क्वालिटी के कारण वो सुरक्षित अवस्था में है। कंपनियां बढ़ती हुई लिक्विडिटी के कारण ऑनशोर फंडिंग हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। इसके अलावा वो कंपनियां जो इस एजेंसी की रेटिंग से जुड़ी हुई है उसके मामले में कहा जा रहा है कि फर्मों की औसत आय और EBITDA, ठीक है, EBITDA की वृद्धि लगभग 8% तक रह सकती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो एजेंसी की रेटिंग वाली कंपनियां हैं वो, और इसके अलावा देखते हैं कि वो जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की EBITDA जो है वो 8% तक रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये EBITDA है क्या? तो देखिए, EBITDA का मतलब होता है कि आप अपने खर्चे निकालने के बाद जो लाभ की स्थिति में होते हैं वहां बताया जा रहा है कि 8% की स्थिति कंपनियों की रहने वाली है। तो EBITDA होता है गैर परिचालन खर्चों को छोड़कर कंपनी की कमाई, ठीक है। तो गैर परिचालन खर्चों के अलावा कंपनी की जो कमाई होती है उसको हम लोग EBITDA के रूप में जानते हैं। तो माना जा रहा है कि भाई कि ये 8% तक रह सकता है। इसके अलावा स्टील, केमिकल और एयरपोर्ट सेक्टर औसत से अधिक EBITDA वृद्धि दर्ज कर सकता है, यानी कि 8% से इसका मामला ऊपर ही रहेगा, यह भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अलग अलग मानकों के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत की अभी जो इकोनॉमी है वो सुरक्षित अवस्था में। इसके पीछे का रीजन है पिछले वर्षों में इनके द्वारा किया गया कार्य, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मजबूती हासिल करना, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों की स्थिति काफी बची हुई और सुरक्षित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी पर निर्भर हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा IT सेक्टर है, केमिकल है और ऑटो सेक्टर है। हम इन 3 मामलों में खास तौर पे अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता रखते हैं। लेकिन अब इस जब चीज़ों को समझते हैं तो पता चलता है कि ये मामला खास तौर पे सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और सर्विस सेक्टर के ऊपर तो कोई भी टैरिफ लगने वाला नहीं है। तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा वो पूरी तरह से इस मामले में सुरक्षित हो जाता है। वहीं ऑटो सेक्टर की बात करें तो जो हमारी टाटा मोटर जैसी कंपनियां हैं वो लग्जरी ब्रांड जैगुआर, लैंड रोवर के मामले में निर्भर है, तो उनका जो संपर्क है, जो उनका एक्सपोजर है वो उस मामले में यहाँ पर प्रभावित हो सकती हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभावित होने का मामला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी। ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर सामने निकल करके आ रही है। तो हमारी निर्भरता कुछ इस प्रकार की है। क्लियर है बात सारी? तो अब हम लोगों ने मामला जो है वो समझ लिया है एक एजेंसी का, ठीक है, जिस एजेंसी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि S&P नाम है, S&P ग्लोबल नाम है इसका। तो ये इसकी रिपोर्ट थी और इसकी रिपोर्ट में अल्टीमेटली सारी बातें निकल के ये आई है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को कोई भी बहुत ज़्यादा खास प्रभाव तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के अलावा हम लोग देखते हैं कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक और रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग कहते हैं कि फिच की रिपोर्ट थी। इसने भी कुछ खास अनुमान प्रस्तुत किए थे अमेरिका के टैरिफ के मामले में।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि देखिए भारत कुछ हद तक सुरक्षित अवस्था में है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि 2025-26 में भारत के लिए 6.5% जीडीपी की वृद्धि रहने वाली है। तो ये इनका एक अपना खास अनुमान बताया गया है। टैरिफ्स के बावजूद बताया गया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जीडीपी वृद्धि तो आप हासिल करेंगे ही करेंगे। हालांकि चेतावनी दी गई है और चेतावनी देते हुए ये बताया है कि देखिए अपेक्षा से अधिक आक्रामक अमेरिकी व्यापार नीतियां विकास पूर्वानुमान के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जोखिम तो आ सकता है, लेकिन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा, ये भी ज़रूरी है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि व्यापारिक विश्वास उच्च बना हुआ है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की खास बात है कि भारत का जो व्यापारिक विश्वास है वो उच्च स्तर पर है, जो उसको इन सभी जोखिमों को झेलने में मदद करेगा। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को बैंक ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि देखने को मिलेगी, ये भी खास है। तो निजी क्षेत्र के वो बैंक ऋण का मामला है निजी क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र को बैंक ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि उनकी जारी है फिलहाल, और आने वाले समय में भी जारी रहेगी। यहाँ पर ये स्थिति बरकरार यहाँ पर बताई गई है। तो यही सभी चीजें हैं जो अल्टीमेटली मदद कर रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को इन टैरिफ्स के अगेंस्ट। इसके साथ साथ मूडीज की भी अनुमान आए हैं, तो मूडीज के अनुमानों में भी कुछ खास बातें बताई गई हैं भारतीय इकोनॉमी को लेकर के। तो क्या क्या बताया गया है? दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया में ऑटोमेटिव, स्टील, रसायन और व्यापार सेवा क्षेत्र की कंपनियां अमेरिका के टैरिफ के सबसे ज्यादा शिकार हो सकती हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से सेक्टर? ऑटोमेटिव, स्टील, रसायन और व्यापार सेवा क्षेत्र की कंपनियां जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं इन टैरिफ्स के सामने। हालांकि इसके कारण मांग में कुछ कमी हो सकती है और लागत में वृद्धि की संभावना देखी जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई देखो, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो इस टैरिफ के प्रभावों को झेलने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जा सकते हैं, और इसमें शामिल है खनन, तेल, गैस, शिपिंग, निवेश होल्डिंग कंपनियां और प्रोटीन और कृषि जैसे क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अमेरिकी टैरिफ्स के विरुद्ध तलवार लेकर के खड़े हुए हैं, और तलवार लेकर के जो ये खड़े हुए हैं भारतीय इकोनॉमी की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ उपाय अगर भारत की अर्थव्यवस्था में किए जाने चाहिए, वो है मजबूत घरेलू संचालन पर ध्यान देना, विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना और अमेरिकी संचालन के साथ में कॉपरेट करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भाग जाना तो अमेरिका के साथ कॉपरेट भी करना है आपको, यहाँ पर ये भी जरूरी है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो टैरिफ्स के प्रभावों को और ज्यादा कंट्रोल आप अपने हाथों से कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि भाई बहुत कम सीधा असर कुछ क्षेत्रों पर होगा, जिसमें शामिल है स्टील, केमिकल कंपनियों के मामले में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपायों का बहुत कम सीधा प्रभाव होगा। ठीक है, तो स्टील और केमिकल्स कंपनियां जो हैं उन मामले में चीज़ें जो है वो वही बची हुई हैं और बहुत कम सीधा असर यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है। आईटी कंपनियां बढ़ी हुई लागत को झेलने के लिए बेहतर स्थिति में है, और आईटी कंपनियों का मामला जो है वो अलग अलग एजेंसियां लगातार सेम बात बता रही हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो भारत का अमेरिका के इस पूरे के पूरे टैरिफ जाल से बचा सकता है भारतीय इकोनॉमी को। ये इसकी एक खास स्थिति है। क्लियर है मामला सारा का सारा? तो ये तीन अलग अलग हम लोग देखने की एजेंसीज की रिपोर्ट आई हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत को बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत अमेरिका के टैरिफ्स के सामने एक मजबूत अवस्था में। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका के टैरिफ के सामने भारत का एक मजबूत अवस्था में होने का रीज़न ये है कि भारत की कुल जीडीपी का मात्र 10% ही भारत एक्सपोर्ट के लिए रखता है। तो यहाँ पर भी चीज़ें बची हुई हैं, तो एक मामला यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी सेव कर दे रहा है। दूसरी स्थिति यहाँ पर ये है कि देखो, संबंध अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी चीज़ों के लिए कोऑपरेट कर लें और चीज़ों को यहाँ पर शांत कर दें और टैरिफ्स वगैरह से बच करके भारत निकल जाए। हालांकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि मुझे ये उम्मीद है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोलेगा, यानी कि जिस प्रकार से कॉर्पोरेट हम लोग दिखा रहे हैं उस प्रकार से कॉर्पोरेट भारत भी करेगा, और रेसिप्रोकल टैक्सेस के डर के कारण भारत टैरिफ के दरों को घटाने पर फोकस करेगा। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है कि मुझे उम्मीद है कि ये चीजें हो सकती हैं भारत के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इस बात को प्रस्तुत करने के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो रेसिप्रोकल टैक्स का डर है वो डर बना रहना चाहिए भारत के मन में, ये भी जरूरी है ताकि चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए। तो यहाँ पर उम्मीद तो जताई है कि भाई टैरिफ की दरें कम कर सकता है भारत, लेकिन इन्होंने टैरिफ की दरें कम ना करने के मामले में भी बता दिया है कि भाई रेसिप्रोकल टैक्स की स्थिति रहेगी। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब क्या रहने वाला? अगर आप किसी वस्तु के लिए 10% का टैरिफ लगाएंगे तो वही स्थिति हम लोग देखेंगे कि अमेरिका भी उस वस्तु के मामले में 10% का टैक्स लगा के रखेगा, यानी कि टैरिफ लगा के रखेगा।
ठीक है। तो अगर आप 10% टैरिफ लगाएंगे तो यहाँ पर दूसरी स्थिति अमेरिका की भी 10% टैरिफ की रहेगी। अगर आप 20% टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका की स्थिति भी सेम रहेगी। तो इसे ही कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ। क्लियर है सारी कहानी? बढ़िया। तो आप लोग का क्या मानना है कि अमेरिका के इन टैरिफ्स के माध्यम से भारत की इकोनॉमी प्रभावित होगी या नहीं? हालांकि हमारा जो आरबीआई है उसका तो ये कहना है कि देखो जी, हमारी जो इकोनॉमी है वो वित्त वर्ष 25-26 में 6.7% की दर से ग्रो करने वाली है। बाकी देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा और क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमें परेशान कर पाएंगे या परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए जानकारी है फिलहाल कि देखो, स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और मुलाकातें करते हैं। बाकी मेरे से जुड़ने के लिए आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और एक्स, इन सभी जगह पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव सेशन को आप लोग बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खास है आप लोगों के लिए। और बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी हमारे आने वाले और सेशंस में कुछ नए महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।